अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। घर घर जामे सर्वे, तकरीबन 1 करोड़ मकानात के अहाता, हुकूमत ने किया इंकिशाफ। अवाम की गैर मामूली दिलचस्पी, ओहदेदारान के साथ भरपूर ताउन। BRS को हिंदुस्तान की सबसे दौलतमंद इलाकाई जमात बनने का एजाज हुआ हासिल। ओडिशा की बीजू जनता दल को KCR की BRS ने पीछे छोड़ दिया। शहर में रियल एस्टेट दोबारा उरूज पर, अराजी और मकानात की फरोख्त में मुसलसल इजाफा। IPL मेगा नीलामी, हैदराबादी मियां भाई मोहम्मद सिराज को गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया। रियासत में दर्जे हरारत में रोज बरोज गिरावट दर्ज। आदिलाबाद और आसिफाबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस। आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना। ट्रैफिक पुलिस नंबर प्लेट्स के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इजाफी फोर्स भी की जाएगी तैनात। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामे मस्जिद के दोबारा सर्वे की कोशिशों के दौरान तशद्दुद, संगबारी, आतिशबाजी और फायरिंग के वाकयात, दर्जनों जख्मी, 3 नौजवान शहीद, हालात घमाको। संभल वाकया बीजेपी और इंतजामिया की मिली भगत का नतीजा, अखिलेश यादव का रद्द-ए-अमल, मस्जिद के दोबारा सर्वे पर उठाए सवाल। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन का कल से होगा आगाज। वक्फ बिल और अडानी के मामले पर हो सकता है हंगामा। कांग्रेस ने अडानी और मणिपुर पर बहस का किया मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत भर में जामे घर घर सर्वे के दौरान तकरीबन 1 करोड़ मकानात का अब तक अहाता कर लिया गया है। हुकूमत के मुताबिक अब तक 87% काम मुकम्मल हो गया है। जनगांव मुलक में 100% काम मुकम्मल हो चुका है। दीगर अजला में भी आखिरी मरहले में पहुंच रहा है। बताया गया है कि महबूबनगर, खम्मम, नारायणपेट, महबूबाबाद, सूर्यापेट, करीमनगर, कोतागोड़म, नागर कर्नूल, निर्मल, वरंगल, सिद्दीपेट में भी 90% और रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, हनमकुंडा में भी 80% से ज्यादा काम मुकम्मल हो गया है। GHMC के इलाकों में ताहम कुछ सुस्त रवि से काम जारी है। BRS को हिंदुस्तान की सबसे दौलतमंद इलाकाई जमात बनने का एजाज हासिल हुआ है। अपने खाते में 1449 करोड़ रुपए मौजूद होने की पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को तफसीलात दी हैं। इसके अलावा तेलुगुदेशम वैएसआर कांग्रेस पार्टी के फंड्स की भी तफसीलात इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। तेलुगुदेशम के अकाउंट में 272 करोड़ रुपए मौजूद हैं। मुल्क की इलाकाई जमातों में BRS के खातों में सबसे ज्यादा रकम बताई गई है और अब तक ओडिशा की बीजू जनता दल 625 करोड़ रुपए के साथ सरे फहरिस्त थी। KCR की क़यादत वाली BRS ने इसको पीछे छोड़ दिया। लोकसभा इंतखाबात से कबल तक BRS के खातों में 1519 करोड़ रुपए थे। शहर में रियल एस्टेट दोबारा उरूज पर पहुंच रहा है। मकानात और जमीनात की फरोख्त मुसलसल इजाफा हो रहा है। साल 2024 के सेमाही के दौरान 12,700 मकानात फरोख्त हुए थे। इसके अलावा मजीद 13,000 मकानात फरोख्त के लिए तैयार है। दूसरे सेमाही के मुकाबले मकानात की फरोख्त में 16% तक कमी आई है। बावजूद इसके फिर भी नए मकानात की फरोख्त में 1% का इजाफा हुआ। बिलखुसूस हैदराबाद के मगरबी इलाके में मकानात की फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है और जारिया सेमाही के दौरान वेस्ट जोन में 53% मकानात फरोख्त हुए हैं। नॉर्थ जोन में 28%, साउथ जोन में 13%, ईस्ट जोन में 4% मकानात फरोख्त हुए हैं। सेंट्रल जोन में सिर्फ 1% मकान फरोख्त हुए हैं। तेलंगाना उर्दू तहरीक और बज़्म तहजीब दक्कन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा तहनीती तक़रीब और तंज़ो मिज़ाहिया मुशायरे की तक़रीब से खिताब करते हुए रुकन क़ानूनसाज़ कौंसल जनाब आमिर ख़ान ने रोज़नामा सियासत के अलावा शख्सी और सरकारी तौर पर फ़रोग़ उर्दू के लिए मज़ीद मनसूबों को रूबे अमल लाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, रस्मुल ख़त और लिसानी फ़रोग़ के लिए आबिद अली ख़ान एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से उर्दू दानी, ज़ुबानदानी और इंशा के इम्तिहानात मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इसके अलावा हर माह एक संजीदा और मज़ाहिया
मुशायरे के निकात पर भी गौर किया जाएगा। सदर तेलंगाना उर्दू तहरीक मीर इनायत अली बाकरी ने भी तहनीत की पेशकश को कबूल करने पर जनाब आमिर खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भी फ़रोग़ उर्दू के लिए जिदोजहद जारी रखने का ऐलान किया। सरज़मीन दक्कन के मुमताज़ संजीदा और मज़ाहिया शोरा ने अपने कलाम के ज़रिए सामाईन को बेहद महसूस किया। तेलंगाना उर्दू तहरीक बज़्म दक्कन की तरफ से मुशायरा यहाँ खिलवत में जो मुनक़िद किया गया था, मेरी तहनीती तकरीब भी हुई। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला इस बात की तमन्ना देता हूँ कि उर्दू की तरक्की के साथ साथ मुशायरे का जो कल्चर हैदराबाद का था उसे फ़रोग़ देने की एक कोशिश होगी। इंशाअल्लाह ताला हुआ तो हर महीना एक प्रोग्राम, एक मुशायरा करेंगे जो संजीदा और मज़ाहिया हो, ताकि उसमें उर्दू के वास्ते डायरेक्टली अगर नहीं तो इनडायरेक्टली उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। और रहा सवाल उर्दू की तरक्की का, उर्दू की तरवीज का, वो आबिद अली खां एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो तालीम दी जाती है, वो अपना काम ट्रस्ट के ज़रिए हो रहा। मैं लेकिन मुशायरों को भी हम फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे ताकि उर्दू की तहज़ीब को बरकरार रखा जा सके। बस और कुछ अब अभी उर्दू को जो थोड़ा बैकवर्ड करता था जी, इसके ऊपर हुकूमत देखिए तासुबियत हर जगह है, कहाँ नहीं है, हर जगह होने से। अभी आज यूनानी के डॉक्टर्स भी आए थे, तो तासुबियत अपनी जगह है, लेकिन फिल वक़्त मौजूदा जो ज़हर आलूद माहौल है उसमें हमें संजीदगी से अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। इसलिए कि मैं इस बात का बिल्कुल मुखालिफ हूँ कि अगर कोई आदमी जो मुसलमान नज़र आता है वो अगर ख़ास ख्याल रख के अगर चलता है तो मैं समझता हूँ कि पूरे कौम का नाम भी बच सकता है। हो रहा ये कि कोई आदमी दाढ़ी देख रहा, टोपी देख रहा, कुर्ता पजामा देख रहा, ये बताए जा रहे हैं कि पूरे मुसलमान ऐसे होते हैं। अब जो वायर की जो रिपोर्ट का हवाला दिया मैं, वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद हर एक की आंखें खुल जाना चाहिए कि किस तरीके से मुल्क में जहर फैलाया जा रहा है हमारे को लेके। बल्कि ये है कि हम मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि जो बात आ रही है वो पेट्रियटिज्म की जो बात आ रही है, अगर देखेंगे तो आप आज़ादी में जितने लोगों की शहादत हुई है उसको आप देख लीजिए, लेकिन इसकी बात कौन करता? तारीख़ की बात कोई नहीं कर रहा। आज मुस्तक़बिल को भी कोई नहीं, हम नहीं सोच रहे मुस्तक़बिल के बारे में। हाल हमारा अगर ख़राब रहा तो मुस्तक़बिल भी ख़राब होता। तो अगर हाल दुरुस्त करेंगे तो मुस्तक़बिल भी अच्छा हो सकता है हमारा। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पहले जो माशी हालात ख़राब हैं उसकी दुरुस्तगी हो। हर आदमी अच्छा माशी तौर पे अगर ताकतवर बना तो वो अच्छा खाएगा, अच्छा ख़ानदान को पाल सकता है और अपनी तरक्की के साथ साथ माशरे की भी तरक्की का ख्याल रख सकता है। तो ये एक कोशिश है। इंशाअल्लाह ताला रास्ता लंबा है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि रास्ते में जो मील का पत्थर है वो नहीं देखना चाहिए। मंजिल को अगर नज़र है तो इसका भी हम उबूर कर सकते हैं। प्रिंसेस ईस्टर्न गर्ल्स हाई स्कूल जलपल्ली ब्रांच का पहला यौम स्पोर्ट्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रिंस मुकफ्फम जा बहादुर, प्रोफेसर आमिर खान रुकन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा मोहतरमा महापारा अली, ट्रस्टी निज़ामिया हैदराबाद वेमेंस एसोसिएशन और प्रिंसेस ईस्टर्न गर्ल्स हाई स्कूल ने इस तकरीब में शिरकत की और तालिबात की हौसला अफजाई की। डायरेक्टर स्कूल सुल्ताना नज़ीरुल हसन ने स्कूल के जलपल्ली ब्रांच की सरगर्मियों पर रोशनी डाली और तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। हिंद चीन सरहदी तनाज़े के उन्वान पर गुरु स्वामी सेंटर में गुज़िश्ता शब एक मुबाहिसे का एहतमाम किया गया था। इस मुबाहिसे में मेजर जनरल जयशंकर, साबिक़ दिफाई अताशी बराए चीन ने इस तनाज़े पर सेर हासिल गुफ्तगू की, जबकि चीनी उमूर के माहिर मोहन गुरुस्वामी ने कमेंटेटर की हैसियत से इस मुबाहिसे में हिस्सा लिया। इस मौके पर चीन और हिंदुस्तान के बीच सरहदी तनाज़े के अवाम और वजूहात पर सेर हासिल रोशनी डाली और इस तनाज़े के बुनियादी वजूहात पर बहस की गई। दानिशवान के बेतदाद ने इस मुबाहिसे में शिरकत की। Ignorant of the India-China border. I have never visited in my life. However, I have, as a journalist, that's a good clap at least. Now, as a journalist, I had a lot of opportunities to write about India-China business, India-China, pharma, IT sector. And the best part is I visited China, Shanghai in 2000. I just want to go a bit personal. At that point of time, there are a lot of campaigns that the Chinese goods are not good,
you know, the toys are bad and all that. And we were living in Delhi. So my young son wanted a remote vehicle. At that time, remote vehicles were quite popular. So we had gone to Noida, and then he saw some of the remote cars. You know, they were 1,000 to 1,500 rupees. They looked very crude, and I could not afford it. So the same year, I got a chance to go to Shanghai. And it was a company visit. And in Shanghai, I had two interesting experiences. One, doing business, doing bargaining and buying a product looked so easy in Shanghai. You know, we went to a market and then we wanted to buy, say, a gadget. So the lady there showed us the gadget. And I said, how much? So she simply, you know, took out a small phone sort of thing and, you know, punched some 75. Yeah. So I said 40. Like, you know, Indians typically are in Delhi. So I was told, if somebody says 100, you ask for 50. With the help of some government agencies on the first major seminar on India-China border relations. The Chinese participated in numbers, the army participated in numbers, the MEA took place. The first time MEA and army together were on the same page. You know, in India it's very difficult to get them on the same page. So that's how my entanglement with China began. And after 2003, I think till 2020, I was practically going to China almost every third month or fourth month. I lost count of how many trips. And I've been to all the areas in China. And along the border, from the Chinese side, from Xinjiang to Yunnan. So some of these, one of my companions in one of the trips to Tibet was a senior RAW officer, and who was looking at things very differently, and I was looking at things differently. But we were making interesting notes, like when we were coming on that Jining to Lhasa rail, he had his altimeter out and he was clicking heights at different places and making a note of it. And my Chinese interpreter kept asking me, why is your friend making notes all the time? I said, that's his job, he's a note taker. So anyway, so China is a very fascinating country. And currency in Tibet. In only 1962, the Indian rupee was banned. In March 62, the Indian rupee was banned as legal tender in Tibet. Till then they were accepted. So that goes a lot to say about the kind of links. And also the Dalai Lama claiming business parts of, you know, Arunachal, other places. He looks at it from a religious point of view. Though I know he's a secular leadership also, he provides administrative aid to the government. But it is based on the Zongpens and the kind of, you know, offerings given to the various monasteries up the chain, all the way to Potala. But what about other aspects of administration? For example, there are grazing taxes paid to graze your yaks and cattle. What they were paid in form of yak butter and various other implements and things were traded. So there's evidence to show that the grazing grounds were owned by people in the south, and the people in the north used to come and these used to come and graze there and pay tax or pay rent or whatever you call it. So these proves or the shows that there is an argument to be made about the administrative control over these. Like I said, it's an argument. Okay, so we have to go into more of these things. And during my tenure at the university, what was mentioned by Soma that I used to teach there, it was only about these kind of things, nothing to do with India-China relations. मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से 63वां यौम फारसी मनाया गया। मुस्तैदपुरा कारवान में वाक़ मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुनक़िदा इस तक़रीब के दौरान फार्मेसी की तालीम मुकम्मल कर लेने वाले तलबा और तालिबात में असनादात की तक़सीम अमल में लाई गई। चेयरमैन मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन और कन्वीनर मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी डॉक्टर सैयद ज़फ़रुल्लाह हाशमी के हाथों असनादात की तक़सीम अमल में लाई गई, जिन्होंने फार्मेसी के स्टूडेंट्स को ज़रीन मशवरों से भी नवाजा। नाज़रीन, आज की इस जदीद दुनिया में जहां इंसान हर सहूलत से फ़ायदा उठा रहा है और अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल कर रहा है,
लेकिन दूसरी जानिब इस तेज रफ्तार जदीद दुनिया के साथ चलते चलते वो कई बीमारियों का भी शिकार हो रहा है और इनके इलाज के लिए अस्पतालों में मुख्तलिफ जदीद किस्म के इलाज भी दस्तयाब है। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं 3000 साल कदीम तरीक़े कामयाब इलाज फज्द के बारे में अहम मालूमात जो चारमीनार के दामन में वाक़े यूनानी शिफाखाने में दस्तयाब है। तो पेश है हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी की इलाज फज्द से मुताल्लिक़ ज़रीन मालूमात पर मुश्तमिल अहम रिपोर्ट। अहले अरब में 3000 साल पुराना इलाज फज्द बेहद मशहूर है। हैदराबाद के निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल में भी अब ये यूनानी इलाज किया जा रहा है जो दवाखाने में फालिज के इलाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस अस्पताल में 3000 साल कदीम तरीक़े से ये इलाज किया जाता है जिसको फज्द कहा जाता है। चारमीनार तिब्बी अस्पताल के प्रोफेसर मोहम्मद अहसन फारूकी ने कहा, फज्द से जिस्म में गंदा खून निकल जाता है, रगों के ज़रिए ये गंदे खून को बहाया जाता है और ये गंदा खून बहने की वजह से जिस्म के अंदरूनी अमराज के लिए फ़ायदा होता है जैसे कि बीपी, शुगर, फॉलिज, सोरियासिस, आधे सर का दर्द, पैरों की सूजन व दीगर बीमारियों का इलाज इस तरीके से किया जाता है। चारमीनार तिब्बी अस्पताल में पीर और जुमेरात को ये इलाज किया जाता है। तो मैं प्रोफेसर मोहम्मद अहसन फारूकी यहाँ गवर्नमेंट निज़ामी तिब्बी कॉलेज एंड निज़ामी जनरल हॉस्पिटल जो चारमीनार दवाखाने के नाम से भी मशहूर है, वहाँ से आपके सामने मुखातिब हूँ। आज हम एक बेहतरीन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं और एक निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल और निज़ामिया तिब्बी कॉलेज को में एक ट्रीटमेंट नया किया जा रहा है जिसका नाम है फज्द फेस फॉद डॉल और इसको वेनिसेक्शन भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में फ्लीबोटोमी भी कहते हैं। फ्लीबोटोमी के माने क्या है? फ्लीबा के माने क्या है कि रग यानी वरीद और टोमी के माने क्या है? कट करना। अब ये इसमें वरीदें जो रहती हैं, वरीद और शराइन के नाम से दो मतलब कि खून की नालियाँ होती हैं। एक शराइन यानी शीरियन जो होती है वो खून को साफ खून को ले जाती है और वरीद जो है ख़राब खून को ले जाती है। इस वरीद को क्या करते हैं मतलब कि नीडल के ज़रिए हम पंक्चर करते हैं। ये सामने आपके नीडल मौजूद है, इसके ज़रिए पंक्चर किया जाता है और पंक्चर करके वहाँ से फासिद खून को निकाला जाता है और ये एक इस्तिफराग का एक अमल है। इस्तिफराग के माने मतलब कि फारिग करना यानी निकालना। अब ये इस्तिफराग का जो अमल है इसमें ख़राब खून को मतलब कि एक ख़ास मकसद के ज़रिए, एक ख़ास इलाज के ज़रिए, एक ख़ास तरीक़े से निकाला जाता है। और यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है जिसका आपने वीडियो देखा है कि मतलब कि उनको पेशेंट को सोरियासिस था। सोरियासिस एक जल्दी बीमारी है जिसमें जिस्म के अंदर स्केल्स के जैसा खुश्की पैदा हो जाती है और खुजली बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़माने से रहता है, कई महीने कई साल से बीमारी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट को जिसमें खुजली हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस, दिमागी बीमारी, पैरालिसिस, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, कमर में दर्द, जिगर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, स्किन की बीमारियां, एक्जिमास, डिप्रेशन और सबसे बेहतरीन ये जो तरीक़े इलाज है वो मतलब कि पेशेंट का मतलब कि ब्लड प्रेशर को इमीडिएटली कम करता है। मैं कल की एक बात बता रहा हूँ, एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 180/120 वेरिकोस वेन की शिकायत थी मुझे और अभी भी है। इससे पहले भी प्रोफेसर अहसन फारूकी साहब से मैं करवाया था और सारा पैर इतना वजन हो गया था मुझे बिल्कुल ही जो है चलने में दर्द हो रहा था। ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे पहले करवाया था तो अल्लाह का शुक्र है एकदम जो है आराम हो गया और जब करके थोड़ी देर में जो है मुझे आराम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही खास इलाज है। ये 15 दिन में बोल रहे डॉक्टर, लेकिन जो है मैं बहुत दिनों के बाद आया मगर जो है अभी भी जो है मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दर्द बहुत था पैर में अभी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराते अल्हम्दुलिल्लाह दर्द भी हो गया। दूसरा ये कि जो पैर वजन था मेरा उसमें हल्कापन महसूस हो रहा। तो मुझे सोरियासिस की शिकायत थी तो डॉक्टर अहसन फारूकी साहब से मेरे दोस्त तलत भाई जो है जो हकीम हैं उन्होंने मिलाया, उनके सामने मैंने रखा ये बात तो फौरी
आपने मुझे ये मशवरा दिया कि आपका ये फर्स्ट सीट क्या बोलते हैं ये करेंगे बोल के, तो मैं आज वो करा दिया। कैसा हुआ, कैसा महसूस हुआ? अभी तो मेरा पहली मर्तबा है। फर्ज के तरीक़ेकार में पहले तो फर्ज की जगह को जिरासीम से, किसी रुई और एंटीसेप्टिक से पाक किया जाता है। फिर रबर बैंड का इस्तेमाल करते हुए खून के बहाव को महदूद करके रग के मुकाम को नुमायां करने के लिए इसे ज़रा ऊपर बांध लिया जाता है। मुतय्यन रग को पंच करने के लिए जिरासीम से पाक सुई या सर्जिकल ब्लेड का भी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर हाथ में या कोहनी के अंदर या पाँव में फर्ज का इलाज किया जाता है और फिर सिरंज या कैनोला का इस्तेमाल भी किया जाता है। सुई को रग में दाखिल करने के बाद सुई से मुंसलिक ट्यूब में खून बहना शुरू हो जाता है और इसे खून के बैग में जमा किया जाता है। काफ़ी मकदार में खून जमा करने के बाद सुई को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर तिब्बी रुई का इस्तेमाल करते हुए खून बहने वाली जगह पर दबाने से खून बहना बंद हो जाता है। प्रोफेसर मोहम्मद अहसन फारूकी ने आवाम से अपील की है कि वो इस इलाज से इस्तिफादा हासिल करें और बीमारियों से छुटकारा पाने में कामयाबी हासिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। हमारे मुल्क के मशहूर स्टार बॉलर मोहम्मद सिराज को 12 करोड़ 25 लाख रुपए में IPL 2025 के मेगा नीलामी में गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया। हालांकि सिराज कई सीजन तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB के अहम खिलाड़ी रहे, लेकिन RCB ने उन्हें बरकरार न रखने का फैसला किया था, जिससे बहुत से लोग मायूस हो गए थे। अब सिराज ने नीलामी में 2 करोड़ रुपए की कीमत पर खुद को रजिस्टर भी कर लिया था और वो हालिया बरसों में दुनिया के बेहतरीन ऑल फॉर्मेट गेंदबाजों में से एक बन चुके हैं। उनकी मुस्तकिल कारकर्दगी और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में खेलने की सलाहियत ने उन्हें हिंदुस्तानी टीम का एक लाज़मी हिस्सा बना दिया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में दर्जे हरारत में रोज़ बरोज़ गिरावट दर्ज हो रही है। ज़िले आदिलाबाद के गिनेधारी में अक़ल्लतरीन दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सर्दी की लहर में इजाफे से अवाम को मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले भी आसिफाबाद में दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। शुमाली हिंदुस्तान से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में ज़िले आदिलाबाद में कोहरे की शदीद लहर पाई जाती है और इसी के नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिन के औकात में भी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ियां चलाई जा रही हैं। कौमी शाहराह 44 पर जगह जगह कोहरा ही कोहरा नजर आता है और ट्रैफिक पुलिस नंबर प्लेट्स के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। साहिबाबाद के CP ऑफिस में वाक़ मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में आज एक जायज़ा मीटिंग हुई। इस दौरान ट्रैफिक ज्वाइंट CP जोएल डेविस ने खिताब किया। उन्होंने कहा, ट्रैफिक के बहाव के लिए सड़कों को चौड़ा करने और पेचवर्क मुकम्मल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और ये भी कहा, सड़क के बीच में मौजूद बिजली के खंभे हटा दिए जाएंगे, सड़क पर कब्ज़ों को ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि डिजिटल बोर्ड्स नस्ब किए जाएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इजाफी फोर्स तैनात की जाएगी। अफसरान को हिदायत दी कि चालानात की वसूली के लिए ज़ेर इल्तिवा फौरी इक़दाम किए जाएँ। उत्तर प्रदेश के जिले संभल में शाही जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे के दौरान अवाम भड़क उठे और दोबारा सर्वे की कोशिशों को बीजेपी हुकूमत की साजिश करार देते हुए सर्वे को रोकने की कोशिश की, जिस दौरान तशद्दुद भड़क उठा। लोगों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए और जामा मस्जिद के इलाके में जबरदस्त संगबारी की गई। तशद्दुद के दौरान कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस ने संगबारी करने वाले हुजूम पर फायरिंग कर दी, आंसू गैस के शेल बरसाए। संभल के जामा मस्जिद के इलाके में सूरत हाल इंतहाई धमाका हो गई। तशद्दुद के इन वाक़यात में दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। 3 नौजवानों के शहीद हो जाने की भी खबर है। पुलिस ने शहीद नौजवानों की नईम बिलाल और नुमान की हैसियत से शिनाख्त की गई है। मजीद एक की शिनाख्त बाकी है। पुलिस ने कहा, तशद्दुद के बीच मस्जिद के सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है, हालात काबू में हैं। पुलिस के मुताबिक जिसने भी संगबारी की, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने भी कड़ी कार्रवाई की धमकी दी। इस वाक़े के बाद संभल के मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है। याद रहे, संभल में मुगलिया दौर की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक अरसे से तनाज़ा चला आ रहा था और हिंदू फरीक ने दावा किया है कि ये जामा मस्जिद मंदिर की जगह तामीर की गई थी। इस मसले पर अदालत के हुक्म के बाद मस्जिद का सर्वे करवाया जा रहा था। इस मसले पर मुकामी मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही थी। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपने जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं
तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी टीम पर वहां पे पथराव हो रहा है सर, पुलिस पे पथराव किया देखिए, जा रहा माननीय है। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम। उत्तर प्रदेश के लिए संभल में जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे के दौरान होने वाली झड़पों आगजनी के बाद समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने यूपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, संभल वाकया बहुत संगीन है। इनके मुताबिक कई लोग जख्मी हो गए हैं और कई नौजवानों की जान गई है। अखिलेश ने सवाल किया, जब एक बार सर्वे हो गया था तो दोबारा सर्वे क्यों करवाया गया, और वो भी सुबह सवेरे। किसी दूसरे फरीक की बात नहीं सुनी गई। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि इंतखाबात से तवज्जो हटाकर बीजेपी अपनी मर्जी के मसाइल पर बहस करवा सके। और पार्लियामेंट के सरमाई सेशन का कल से आगाज होने जा रहा है। सरमाई सेशन के हंगामाखेज होने के इम्कानात हैं। सरमाई इजलास में वक्फ तरमीमी बिल समेत 11 बिलों को पेश किया जाएगा। बिल के अलावा अडानी के मामले पर भी कांग्रेस मोदी हुकूमत को घेरेगी। सरमाई सेशन के जबरदस्त हंगामाखेज होने के इम्कानात हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले इतवार के रोज मुनक्किदा कुल जमाती मीटिंग में कांग्रेस ने मुतनाज़ा सनतकार गौतम अडानी के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमे समेत मणिपुर तशद्दुद, शुमाली हिंदुस्तान में आलूदगी का मसला, ट्रेन हादसा वगैरह के मसाइल पर बहस का मुतालबा किया। मीटिंग के बाद कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने मीडिया को बताया कि पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, पार्टी चाहती है कि पीर से शुरू होने वाले सरमाई इजलास में इन तमाम मसाइल को सबसे पहले उठाया जाए और मिस्टर अडानी के खिलाफ बदउनवानी के इल्जाम से मुतालिक मामले पर पहले बहस की जाए। इसने एक कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि यहां का एक प्रमुख औद्योगिक घराना जो सिर्फ उद्योग को ही नहीं नियंत्रित कर रहा है बल्कि इस सरकार को नियंत्रित कर रहा है, जैसी रिपोर्ट आई थी। अडानी समूह लगभग 2300 करोड़ 2300 करोड़ की रिश्वत यहां सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं को, अधिकारियों को, सोलर एनर्जी उससे जुड़े हुए तमाम उद्योगों के लिए दी गई है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। आर्थिक बड़ा घोटाला है। इससे अंदाजा लगाइए कि अगर 2300 करोड़ की रिश्वत है तो फिर इसमें घोटाला कितना बड़ा होगा। ये देश हित के खिलाफ है, देश के आर्थिक हितों के खिलाफ है, देश के सुरक्षा हितों के खिलाफ। हमने ये इच्छा जाहिर की है, सारे चीजें बाद में, सबसे पहले यह मणिपुर मुद्दा को हमने उठाने के लिए कहा है कि अब स्थिति वहां नियंत्रण से बाहर जा रही है। सब कुछ करने के बाद भी इस सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। शिवसेना उद्धव ग्रुप ने इंतखाबी नताइज पर कई सवाल उठाए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मायूती की कामयाबी को बेईमानी की जीत और अडानी राष्ट्र की साजिश बताया। साथ ही साथ सामना में बीजेपी के मुतनाज़ा नारा बटेंगे तो कटेंगे की भी शदीद तनकीद की। सामना ने अपने मजमून में लिखा, असल इंतखाबात के नताइज आ गए हैं लेकिन ये राय आमा या मैंडेट नहीं है। बीजेपी क़यादत वाली महायुति को 231 नशीस्तें मिल सकती हैं, इस पर कौन यकीन करेगा। बेईमान शिंदे ग्रुप 57 और नाजुक अजित पवार ग्रुप ने 41 सीटें जीत ली हैं। ये नतीजे परेशान कुन हैं। हुकूमत के खिलाफ शदीद बेइत्मीनानी थी। महाराष्ट्र के अवाम में बीजेपी और इसके जरिए पाए गए गद्दारों के खिलाफ गुस्सा था। जब महाराष्ट्र के अवाम सभी बेईमानों को गाड़ने का अज़्म लेकर वोटिंग करते हैं, लेकिन एक झटके में सभी बेईमान जीत जाते हैं और बेईमानों की जय जयकार करते हैं, फातेह जुलूस निकाले जाते हैं, तो फिर ये महाराष्ट्र के विकास पर गहरी चोट है और ये नतीजे नाकाबिले कबूल है। नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले नहीं, बहुत ही शॉकिंग है। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी, कोई लहर नहीं थी किसी की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा? पूरा कैंपेन उनके खिलाफ चला, इसलिए कि महाराष्ट्र लूटने का पूरा एक कारस्तान यहाँ हो गया। यहाँ से पूरे उद्योग गुजरात में लेके हुए, इसलिए वोट दिया लोगों ने कि हमारा रोजगार गुजरात में मोदी जी लेके जा रहे हैं।
चलो हम मोदी जी को वोट दे देंगे, इसलिए खुश है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, हाँ? महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र के जो नुकसान हुआ है, वो जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति, जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। 40-40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठते हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहां से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी को छोड़कर। तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम, कि इस प्रकार की व्यक्ति अपने पद पर बैठी थी और 3 साल तक एक संविधान के खिलाफ बैठी हुई सरकार को प्रोटेक्शन देते रही। वो पार्टी किसकी है, वो चुनाव चिन्ह किसका है, उस बारे में 3 साल में निर्णय नहीं ले सकते थे। इतने बड़े बड़े फैसले देने की आप बात करते हो ना, राम मंदिर से लेकर ये क्या बोलते हैं बॉन्ड तक, इलेक्टोरल बॉन्ड तक। आखिर में लाइंस पर एक और नजर। घर घर जामे सर्वे, तकरीबन 1 करोड़ मकानात के अहाता, हुकूमत ने किया इंकिशाफ। अवाम की गैर मामूली दिलचस्पी, ओहदेदारान के साथ भरपूर ताउन। BRS को हिंदुस्तान की सबसे दौलतमंद इलाकाई जमात बनने का एजाज हुआ हासिल। ओडिशा की बीजू जनता दल को KCR की BRS ने पीछे छोड़ दिया। शहर में रियल एस्टेट दोबारा उरूज पर, अराजी और मकानात की फरोख्त में मुसलसल इजाफा। IPL मेगा नीलामी, हैदराबादी मियां भाई मोहम्मद सिराज को गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया। रियासत में दर्जे हरारत में रोज बरोज गिरावट दर्ज। आदिलाबाद और आसिफाबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस। आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना। ट्रैफिक पुलिस नंबर प्लेट्स के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इजाफी फोर्स भी की जाएगी तैनात। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामे मस्जिद के दोबारा सर्वे की कोशिशों के दौरान तशद्दुद, संगबारी, आतिशजनी और फायरिंग के वाकयात, दर्जनों जख्मी, 3 नौजवान शहीद, हालात घमाको। संभल वाकया बीजेपी और इंतजामिया की मिली भगत का नतीजा। अखिलेश यादव का रद्द-ए-अमल, मस्जिद के दोबारा सर्वे पर उठाए सवाल। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन का कल से होगा आगाज। वक्फ बिल और अडानी के मामले पर हो सकता है हंगामा। कांग्रेस ने अडानी और मणिपुर पर बहस का किया मुतालबा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।